हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी एसएससी का जो नया अपडेट आया है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आई हूँ आज। देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बाकी वीडियोस की तरह आपको भी मैं कोई शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी और आप उसे अप्लाई करके एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगी जिन्हें आप अगर फॉलो करोगे तो आप अपना एग्जाम इजिली क्रैक कर लोगे। और ये सिर्फ मैं अपने ही एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि और भी सिलेक्टेड लोगों से मैंने बात की और उनकी एक्सपीरियंस को भी मैंने सुना, वो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे, और उन सबको मिला जुला के मैं आज आपको ये चीजें बता रही हूँ जिन्हें आपको फॉलो करना है। जैसे कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली लास्ट वीक सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के एग्जाम आए हैं और जिसमें एसएससी ने एक बड़ा चेंज किया है, जो कि हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहा है एग्जाम पैटर्न में, जैसा कि हम देख रहे हैं। और इस साल ये चेंज हुआ है कि एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस किया है। पहले हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स का टाइम मिलता था, जिसे हम अपने हिसाब से टाइम मैनेज करते थे। हम ये खुद डिसाइड करते थे कि हमें कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है और किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। लेकिन अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग में अब क्या होगा, आपको पहली चीज तो जो आपका एग्जाम होगा वो जिस सीक्वेंस में आता है उसी सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और हर सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद वो सेक्शन अपने आप ही सबमिट होकर दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। किस तरीके से अब आपका एग्जाम होगा। तो एसएससी ने जो ये चेंज किया है, इसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रैटेजी में भी कुछ थोड़े बहुत बदलाव करना जरूरी है अगर हमें आगे निकलना है दूसरों से तो। क्योंकि देखो, ये जो चेंज हुआ है ये सिर्फ आपके या मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस स्टूडेंट्स के लिए हुआ है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है दूसरों से आगे निकलने का, क्योंकि अभी आप सब एक लेवल पर हो। अगर इस टाइम पे आपने उस चीज को ओवरकम कर लिया तो आप बाकियों से अच्छा करोगे। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और आपको एग्जाम में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 से 2 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा सिलेक्शन पोस्ट का। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट नहीं की तो अभी भी स्टार्ट कर दो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। देखो, जीएस और इंग्लिश की जहां तक बात है उसमें किसी भी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जीएस और क्योंकि जीएस और इंग्लिश में पहले भी हमें कम टाइम लगता था। मैं जब सॉल्व करती थी तो मुझे जीएस सॉल्व करने में 5 मिनट और इंग्लिश सॉल्व करने में मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते थे। बट इंग्लिश में आप थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है अब 15 मिनट्स का टाइम हमें दिया जा रहा है तो हो सकता है कि कॉम्प्रीहेंशन जो है उसमें पैसेज दिया जाए और वो पैसेज बहुत लॉन्ग हो। तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस और पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। और जीएस में मुझे नहीं लगता कि टाइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। अब जो हमें मेन दिक्कत आएगी वो आएगी हमें रीजनिंग में और सबसे ज्यादा मैथ्स में। रीजनिंग में 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन करना फिर भी पॉसिबल है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप आराम से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैथ्स में आपको प्रॉब्लम होगी। मैं मैथ सॉल्व करती थी तो मैं अपने टोटल टाइम का लगभग 50% टाइम सिर्फ मैथ को देती थी। लगभग 30 मिनट्स में मैं मैथ सॉल्व करती थी। लेकिन अब मैथ सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ 15 मिनट्स मिलेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। अभी आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाने लग जाएंगे। हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना, क्योंकि आप अगर हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक याद करोगे तो आपके पास इतनी सारी ट्रिक्स हो जाएंगी कि आपको एग्जाम में वही याद नहीं आएगा कि आपको कौन सी ट्रिक लगानी है। तो इसीलिए किसी भी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागो। अगर आप भाग रहे हो तो ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप एग्जाम में उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये थी पहली चीज। दूसरी चीज है, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और अपने बेसिक्स क्लियर रखो, क्योंकि अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा ना तो आप उस क्वेश्चन को इजिली कर लोगे। और आप अपने बेसिक तरीके से ही, आप जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आप उसमें ही इतने एक्सपर्ट हो जाओगे ना कि आपको किसी ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम में ही आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके बेसिक्स क्लियर है तो। देखो, तीसरी चीज है जो आपको इसमें हेल्प करेगी वो है फॉर्मूलाज को याद रखना। हर चैप्टर में मैथ्स में कुछ ना कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होंगे तो इससे होगा कि या तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा या फिर आपको उस फॉर्मूला को ही याद करने के लिए 1-2 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करके जाना, चाहे कोई फॉर्मूला यूज होता हो या ना होता हो, लेकिन आपको वो याद करके ही जाना है हर चैप्टर का। जैसे मेंसुरेशन का है या 3D 2D का है, ज्योमेट्री का है, तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ऑन द टिप, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब ये थी फॉर्मूले की बात। फॉर्मूले के अलावा आपको 30 तक टेबल्स, 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब्स, ये 3 चीजें आप याद कर लोगे तो इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। और इससे आपको रीजनिंग में सीरीज वगैरह सॉल्व करने में और एनालॉगी जो हम सॉल्व करते हैं, नंबर वाली एनालॉगी, उन्हें सॉल्व करने में भी इससे बहुत हेल्प मिलती है। मैंने ये खुद भी अप्लाई किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज आप जरूर करके जाना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट चीज है कि आपको ट्रिक्स के पीछे ना भागकर आपको कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीख लेने चाहिए, जैसे कि डिजिट सम, यूनिट डिजिट
और फैक्टर की मदद से कैसे आप क्वेश्चन को बिना पूरा सॉल्व किए आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। क्योंकि एग्जाम में आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर आप, कई बार ऐसा होता है अगर हम क्वेश्चन को एकदम एंड आंसर तक सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो कई बार हमें ऐसा होता है कि पूरा आंसर सॉल्व करने से 1-2 स्टेप पहले ही हमें पता लग जाता है कि इसमें क्या हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। कहीं पे हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं। यूनिट डिजिट हालांकि अब उतना ज्यादा नहीं आता, बट हम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर देख सकते हैं, डिजिट सम का यूज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सीख लोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अप्रोक्सीमेशन से आप तुरंत ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये चीजें आप जरूर सीख लेना और इनकी प्रैक्टिस भी करके जाना। इनकी जितनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका टाइम सेव होगा। देखो, इसके अलावा अगली चीज है कि कैलकुलेशन से डरना नहीं है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देख कर डर जाते हैं, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी एग्जाम में। उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि जहाँ पे डेसिमल वाली चीजें आ जाती हैं और जहाँ पे कोई भी ना यूनिट डिजिट लगता है ना फैक्टर लगता है, कुछ भी नहीं लगता, तो वहां पे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है। तो इसलिए कैलकुलेशन के लिए भागो मत, कैलकुलेशन से भागो मत, बल्कि इसको करो। बड़ी बड़ी जो डिवाइड्स होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है, ये आपको करनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको कुछ अलग से ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम अलग से टाइप स्पीड की प्रैक्टिस करते हैं डेली 30 मिनट्स, तो उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मैथ्स के अपने डेली सेट लगाओ, प्रैक्टिस करो, उन्हीं क्वेश्चन से आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कि आपको मैथ्स के डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद टाइम। आपको एटलीस्ट डेली मैथ्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 25 कि आप 4 सेक्शनल टेस्ट डेली दो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको ये डेली करना है, 15 मिनट के टाइमर लगा के आपको ये करना है। आप टेस्ट वगैरह पे, आप इसके नए टेस्ट अपलोड हो चुके हैं 15 मिनट्स वाले, तो वो आप दे सकते हो। अगर नहीं भी है तो जो 20 मिनट का टेस्ट होता है जिसमें 25 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट्स मिलते हैं, उसको आप 5 मिनट पहले ही सबमिट कर दो, तो 15 मिनट्स ही आपको लेना है 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इससे आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। इससे आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और उसके अलावा आपको आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप ऑप्शन एलिमिनेशन और बाकी चीजें भी सीख पाओगे और उन्हें अप्लाई कर पाओगे। जब आप सेक्शनल टेस्ट देते हो तो उसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको किसी भी टाइम में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जो लेंथी क्वेश्चन है उसको पहले छोड़ देना है, जो इजी क्वेश्चन है पहले उन्हें करना है और उसके बाद जब टाइम बचता है तो फिर बाकी क्वेश्चन को करना है। क्योंकि देखो, आपके पास कम टाइम रहेगा तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है। सारे क्वेश्चन करने के पीछे भागोगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए अगर आप एक भी क्वेश्चन में अपना टाइम लगा देते हो ना, 2-3 मिनट आप वेस्ट कर देते हो, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले उसे करना और जो नहीं आ रहा उसे बाद में देखना, क्योंकि स्किप करना भी जरूरी है। अगर आप सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही करते चलोगे तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। और देखो, एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि अपना पहले से टारगेट लेके मत चलो कि मुझे इतने क्वेश्चंस करके ही आने हैं, कि मुझे 25 में से 20 क्वेश्चंस करके ही आने हैं। क्योंकि अगर आप टारगेट लेके चलोगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट्स मिलेंगे और आपका जो एग्जाम होगा उसके लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप कितने क्वेश्चन करके आओगे। अगर इजी पेपर होता है तो आप 20+ क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर टफ आता है तो 15 क्वेश्चन सॉल्व करना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए पहले से अपना टारगेट ये मत लेके चलो कि मुझे 20 क्वेश्चन करने ही है या 22 क्वेश्चन करने ही है। आपको बस ये सोच के जाना है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, मुझे जितना आता है मैं उतना करके आऊंगा। देखो, ये थी मैथ्स की बात। मैथ्स के लिए मैंने आपको जो जो चीजें बताई है ये सब आप फॉलो करना, इससे आपको जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब देखो, रीजनिंग है। रीजनिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो रीजनिंग के लिए भी आप सेक्शनल टेस्ट दो। उसके अलावा रीजनिंग में कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप डेली 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट दोगे तो उससे आपकी स्पीड भी आ जाएगी और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। इंग्लिश और जीके में इतनी प्रॉब्लम किसी को होती नहीं है, तो उसके लिए ऐसा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अभी कर रहे हो वैसे ही कर लो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, ताकि आपका एग्जाम भी आप पूरा अटेम्प्ट कर पाओ अच्छे से और आपके मार्क्स भी बढ़े। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है या आपको कोई और प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।